विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए डायरेक्टली आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हमें क्लेंटार दिखाया जाता है। ये वो ग्रह था जहां से वेनम आया था। और अब जैसे कि हमारी दुनिया पर पाई जाने वाली ह्यूमन सिविलाइजेशन को ह्यूमंस कहा जाता है, वैसे ही वहां की सिविलाइजेशन को सिम्बियोट्स कहा जाता है। तभी हम उनके बीच में बैठे उनके लीडर या फिर कहें कि रूलर को देख पाते हैं, जिसका नाम होता है नल। अब बेसिकली इस पूरी सिविलाइजेशन को बनाया तो नल ने जरूर था, मगर कुछ टाइम के बाद में इन्हीं सिम्बियोट्स ने ही उन्हें ओवर पावर कर दिया और अब कैद करके बंद कर दिया है। और अब यहाँ से नल को निकलने के लिए कोडेक्स चाहिए, जो कि इसके बाहर निकलने की चाबी है, जिससे कि वो अब बाहर निकलकर डार्कनेस को पूरी तरीके से फैला सके और अब इस पूरी दुनिया तो क्या पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा कर सके। और इसी के साथ साथ हम व्यूअर्स को ये भी दिखाई पड़ता है कि ओनली सिम्बियोट्स ही नहीं, बल्कि यहाँ पर जेनोफेज भी दिखाए जाते हैं। जेनोफेज का काम होता है सिम्बियोट्स को पकड़ करके खा जाना। ये काइंड ऑफ हमारी दुनिया की बब्बर शेर हैं, जैसे कि अगर इंसान गलती से इनके आगे आ जाए तो पकड़ कर खा जाते हैं, तो वैसा ही कुछ जेनोफेज भी होते हैं। और अब नल ने ही अपने जेनोफेज को ये आदेश दे दिया होता है जगह जगह पर जाओ या फिर कहीं की पूरी दुनिया में घूमो और मुझे वो कोडेक्स ला करके दो। अब यहाँ उसके पास में पावर भी थी कि वो अलग अलग पोर्टल्स खोल करके पूरे ब्रह्मांड में अपने इन जेनोफेजेस को भेज सके, तो वो ऐसा ही करता है। हर जेनोफेज उस पोर्टल से बाहर निकलकर देशों दुनियाओं में फैल जाते हैं ताकि वो सभी नल के लिए कोडेक्स ढूंढ सके। जिसके बाद में एज यूजुअल मार्वल का इंट्रो आता है। इंट्रो खत्म हो जाने के बाद में हम डायरेक्टली उस सीन को देख पाते हैं जहां पर टॉम हार्डी यानी कि एडी ब्रॉक उसी क्लब में बैठा था जिसकी एंडिंग हमने स्पाइडरमैन नो वे होम में देखी थी, या फिर कहें कि उसके क्रेडिट सीन्स में देखी थी। अब पेशे से एक रिपोर्टर एडी ब्रॉक, जो कि जानना चाहता था कि आखिर मार्वल यूनिवर्स है क्या, थैनोस कौन था, तो ये जो बारटेंडर था ये सारी इंफॉर्मेशन उसे दे रहा था कि कैसे थैनोस ने एक चुटकी के साथ में ब्लिप क्रिएट कर दिया, जहां से 5 सालों के लिए हर कोई आधी जनता गायब हो चुकी थी। और अब जैसे ही बारटेंडर वहां से चला जाता है तो यहाँ एडी ब्रॉक अपने वेनम के साथ जो कनेक्टेड होता है, तो वेनम उसकी सहायता के लिए या फिर कहें कि उसके ऐशो आराम के लिए उसे ड्रिंक वगैरह बना करके दे रहा होता है, मगर इन्हीं सारी चीजों को वो बारटेंडर देख लेता है। लेकिन तभी वहां टीवी में न्यूज भी आने लगती है जिसमें ये बताया जाता है कि पैट्रिक मूलिगन यानी कि जो पुराने इंस्पेक्टर थे उन्हें किसी ने मार दिया है। अब इस वक्त वो होता है मैक्सिको में और कांड हुआ था सैन फ्रांसिस्को में, तो अगर वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए सैन फ्रांसिस्को जाता है तो पुलिस उसे धर दबोचेगी। अब अगर आपने मेरी एक्सप्लेन करी हुई पहले वेनम लेट देयर बी कार्नेज देखी होगी, तो उसमें पैट्रिक मूलिगन जो कि एंड में वेनम और कार्नेज की फाइट के बीच आ चुका था, वो गिर चुका था और उसकी आंखें शाइन कर रही थी। इसका मतलब ये था कि उसके अंदर भी सिम्बियोसिस एग्जिस्ट करता है। अब बेसिकली यहाँ पर सीन ये होता है कि वो मुलिगन की हेल्प तो करना चाहता था, मगर उसे ये बात सता रही थी कि अगर वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया तो अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाएगा। दैट इज वाई वो यहाँ से सीधा न्यूयॉर्क जाने लगता है, क्योंकि न्यूयॉर्क में वो एक ऐसे जज को जानता था जिसके काले राज ऑलरेडी वेनम यानी कि एडी को मालूम थे, तो इस काम में वो जज उसकी मदद कर सकता था, यानी कि उसे बचाने के लिए कुछ फैक्ट्स या फिर फाइल्स वगैरह कोर्ट में शो करके, तो वो यहाँ से अपनी जर्नी न्यूयॉर्क के लिए शुरू करता है। और अब जब बात आती है पेमेंट की, तो गलती से ह्यूमन हैंड की जगह वेनम यानी कि सिम्बियोट वाला हैंड उससे पेमेंट कर देता है और तभी उसका एक छोटा सा अंश वहां पर छूट जाता है। और अब जब वो उस क्लब से बाहर निकलता है तो ढेर सारे कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनता है। उसे लगता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, ये कुत्ते जरूर किसी मुसीबत में हैं। और जब वो उनकी आवाजों का पीछा करते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहाँ पर और भी ढेर सारे कुत्तों को पिंजरे में बंद करके रखा था, तो जैसे ही वेनम उन्हें बचाने की कोशिश करता है तो वहां पर कुछ गुंडे पहुंच जाते हैं। तो बेसिकली इन सभी गुंडों का प्लान था कि इन हाइब्रिड कुत्तों को मार्केट में या फिर कहीं की ब्लैक मार्केट में बेचकर इनसे अच्छे खासे पैसे कमा ले, लेकिन अब इनका सामना वेनम से था। अब यहाँ पर ये गुंडे उसे यहाँ से निकल जाने के बारे में कहते हैं। खैर एडी इन्हें मना भी करता है कि मेरी बात मान जाओ, कुत्तों को आजाद कर दो, जिसके बदले में तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मगर वो तो उल्टा उसी पर शूट करने लग जाते हैं। और अब गुस्से में आया एडी वेनम बनकर एक एक को पकड़कर यानी कि इन चारों की मुंडिया खा जाता है। ये सीन हमने ट्रेलर में भी देखा था, विच वॉज लिटरली एपिक। देन वो अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाता है और अब उन सभी डॉग्स को आजाद करवाने के बाद वहां से निकल जाता है। मगर इसी बीच हम व्यूअर्स ये नोटिस कर पाते हैं कि पीछे की बिल्डिंग पर एक जेनोफेज आ चुका होता है, जिसने एडी को नोटिस कर लिया था कि उसमें एक सिम्बियोट है यानी कि वेनम। मगर इस वक्त वेनम को ये बात पता नहीं थी, वो तो सिर्फ अपने चुने गए पथ पर निकल चुका था। इसी के साथ हम ऐसे एक और शख्स को देख पाते हैं जो कि वहां की सीसीटीवी फुटेज
जेनोफेज पर नजर बनाए रखा था और ये कह रहा था कि ये एडी ब्रॉक बाहर आ चुका है, हमें इसे पकड़ना ही होगा। वेल ये है कौन फिलहाल के लिए नहीं बताया जाता, लेकिन मैं आपको एंड में बताऊंगा। एंड देन वो कॉल करता है जनरल रेक्स को, जिसे कि हमने डॉक्टर स्ट्रेंज वाली मूवी में पीन मैडॉक देखा था, यानी कि काल। और अब जैसा कि फुटेजेस उसे एक बार के पास से मिले होते हैं तो रेक्स सीधा उस क्लब में पहुंच जाता है और उस बार के मालिक को पूछता है कि जो शख्स अभी भी पेमेंट करके गया तुम उसके बारे में क्या जानते हो, जहां पर वो बंदा बताता है कि उसके ढेर सारे हाथ थे, काले कलर का लिक्विड फॉर्म का कुछ तो था, और एक छोटी सी चीज तो यहाँ पर भी छूट गई जिसे रेक्स एक छोटे से ट्यूब में कैद करके अपने साथ ले जाता है। और इसी के साथ जाते वक्त वो उस बार वाले को भी बेहोश करके अपनी गाड़ी में डलवा देता है। एंड देन कहानी में एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर की, इनका नाम है डॉक्टर पेन, जो कि एरिया 51 की इंचार्ज होती है। हमें आज से पहले बहुत बार अमेरिकन न्यूज में, बहुत सारी मूवीज में भी रेस्ट्रिक्टेड एरिया 51 का नाम सुना है, जहां पर एलियन स्पीशीज के बारे में बहुत सारी चीजें उजागर हो चुकी हैं। कई बार ये भी बताया गया कि एरिया 51 में एक्चुअल के एलियन पाए गए हैं या फिर उनकी बॉडीज को जो है संग्रहित करके रखा हुआ है। तो इस बार हमें एरिया 51 का सीन दिखाया जाता है जहां पर रेक्स उसी सिम्बियोट के छोटे टुकड़े या फिर कहें कि वेनम के एक छोटे से बॉडी के अंश को लेकर आया होता है। अब यहाँ व्यूअर्स देख पाते हैं कि इस धरती पर जितनी भी सिम्बियोट स्पीशीज थी वो सारी की सारी कैद करके रखी गई थी, जिनके अंदर अलग अलग कैपेबिलिटीज थी। अगर आपने मेरा फर्स्ट पार्ट देखा होगा तो उसमें मैंने 4 अलग अलग सिम्बियोट स्पीशीज के बारे में बताया था, जिनके कलर अलग अलग थे, रेड, ग्रे, ब्लू, येलो। और अब जो रेक्स वो जो छोटा टुकड़ा सिम्बियोट का लेकर आया होता है वो डॉक्टर पेन को दे देता है, जिसके बाद में वो एक और इंसान से मिलने जाती है जिसके अंदर एलियन या फिर कहीं की सिम्बियोसिस पाया गया था, और ये पर्सन होते हैं पुरानी वाली मूवी से पुलिस इंस्पेक्टर पैट्रिक मुलिगन। वेल सेकंड पार्ट के एंडिंग में दिखाया तो ये गया था कि कार्नेज और वेनम की फाइट के बाद में डायरेक्टली मुलिगन के अंदर कुछ तो समा गया था, मगर इस मूवी के अंदर रेक्स ये बताता है कि कार्नेज और वेनम की जब फाइट हो रही थी तो मुलिगन मारे गए, जिसके बाद में वहां की सारी सच्चाई वगैरह सब कुछ उजागर करने के लिए, मालूमात करने के लिए इनकी बॉडी को एक सिम्बियोट के साथ में जोड़ा गया, जो कि फाइनली एक होस्ट की तरह अच्छे तरीके से काम करने लगा और ये फिर से जिंदा हो गया। यानी कि सिम्बियोसिस से ह्यूमन एग्जिस्टेंस को बचाया भी जा सकता है, मतलब मरे हुए को भी जिंदा किया जा सकता है। अब यहाँ पर मुलिगन जिसके अंदर सिम्बियोसिस था या फिर कहें कि सिम्बियोट, वो आकर इनको बताता है कि देखो तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि नल जो कि अब अपने आप को आजाद करवा लेना चाहता है, उसने कॉडेक्स हासिल करवाने के लिए बहुत सारे जेनोफेजेस इस धरती पर भेज दिए हैं। अब उसे बात इसलिए मालूम थी क्योंकि ये सारे के सारे सिम्बियोट्स माइंड कनेक्टेड होते हैं। इसी का एक एग्जांपल तो एक मूवी थी द एज ऑफ टुमारो, उसके अंदर ओमेगा और क्लासिक क्रीचर्स थे जिन सभी के माइंड जुड़े हुए थे और एक बार मर जाने पर वो दिन को रीसेट कर दिया करते थे। तो ऐसी ही कुछ माइंड कनेक्टिविटी हमें इन सिम्बियोट्स और जेनोफेजेस के बीच में भी दिखाई जाती है, जिन्हें कि नल ने ही क्रिएट किया था। और अब जब नल ने ही आदेश दिए हैं कि कॉडेक्स लेकर आओ, दैट इज वाई सिम्बियोट यानी कि मुलिगन को भी ये बात पता होती है कि अब इस धरती पर खतरा आने वाला है, क्योंकि कॉडेक्स के लिए ये जेनोफेज किसी भी हद तक जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम सीन देख पाते हैं वेनम का, जो कि न्यूयॉर्क की जर्नी को बहुत ज्यादा फास्ट कवर अप करने के लिए एक प्लेन के साथ चिपक जाता है और जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश करता है, मगर इसी बीच एक जेनोफेज आकर उस पर हमला कर बैठता है। अब इन दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट होती है। अब जैसा कि जेनोफेज का साइज ज्यादा बड़ा होता है तो वेनम बहुत ज्यादा मार खाता नजर आता है। अब यहाँ जेनोफेज ने उसे पकड़ा इसीलिए था क्योंकि उसे वेनम के गले पर कॉडेक्स दिखाई पड़ रहा था। दैट इज वाई वो उसे खाकर कॉडेक्स नल के लिए ले जाना चाहता था, लेकिन वक्त रहते एडी ब्रॉक के साथ वो एक पैराशूट बन करके कूद जाता है और इन दोनों की जान बच जाती है। और अब नीचे आने के बाद में एडी उससे पूछता है कि भाई आखिर ये क्रीचर कौन था, हमें क्यों मारना चाहता था, इतना बड़ा भयानक जीव। अब यहाँ पर सबसे पहले तो वही पुराना ब्रीफ देता है जो कि मैंने भी आपको दिया था कि नल ने ही क्लिंटार के अंदर 2 अलग अलग स्पीशीज को क्रिएट किया था, यानी कि सिम्बियोट्स और जेनोफेज। अब बेसिकली सिम्बियोट्स जो भी थे इन सभी ने आगे चल करके नल के अगेंस्ट जोकर उसे क्लिंटार पर ही कैद कर दिया, क्योंकि उसके अंदर ढेर सारी डार्क ब्लैक पावर्स थी। नेक्रोमेंसी भी जिसे कहा जाता है, नेक्रोमेंसी स्वॉर्ड, अगर आपने थॉर लव एंड थंडर का एक्सप्लेनेशन सुना होगा तो उसमें मैंने इसको कई बार जिक्र किया है कि ये नल की तलवार थी। तो बेसिकली अब उसे यहाँ से बाहर निकलने के लिए जिस कॉडेक्स की तलाश थी, तो कॉडेक्स की मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। जब एक सिम्बियोट एक ह्यूमन के साथ यानी कि होस्ट के साथ कनेक्ट करता है, अगर कंपैटिबिलिटी बैठ जाती है तो एकदम वेनम जैसा रूप, एकदम तगड़ा दमदार सुपर हीरो सामने आता है। लेकिन अगर कंपैटिबिलिटी अच्छी से नहीं होती तो या तो वो होस्ट मारा जाता है या फिर सिम्बियोट मारा जाता है। लेकिन अगर बाय चांस कंपैटिबिलिटी बैठ जाने के बाद में किसी सिम्बियोट का होस्ट मारा जाए, मान लो कि जैसे वेनम का जब एडी ब्रॉक मारा
गया था, हाथ पैर टूट गए थे, और जब उसने अपनी कनेक्टिविटी से अपने होस्ट को फिर से जिंदा किया था तो वहां से जो एनर्जी डेवलप होती है वो एक कोडेक्स बन जाती है, और यही कोडेक्स यानी कि यही एनर्जी वेनम के गले के पास में भी थी। दैट इज वाई जेनोफेज उनके ऊपर हमला करके उस कोडेक्स को लेकर भागना चाहता था ताकि नल को दे पाए और नल जो है इस पूरे ब्रह्मांड पर रूल कर पाए। अब यहाँ पर एक दिक्कत वाली बात ये थी कि अगर सिम्बियोट अपने होस्ट यानी कि ह्यूमन फॉर्म में ही रहता है, मतलब कि अगर एडी ब्रॉक बनकर रहता है तो कोडेक्स के सिग्नल कभी जेनोफेज को जाएंगे नहीं, लेकिन जैसे ही एडी ब्रॉक अपने ह्यूमन यानी कि होस्ट वाले फॉर्म से डायरेक्टली सिम्बियोट में यानी कि वेनम में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो सिग्नल सीधा पहुंच जाएंगे जेनोफेज को। दूर से भी वो चमकती हुई रेज यानी कि वो चमकता हुआ कोडेक्स उसे मालूम चल जाएगा और वो कहीं से भी इन पर हमला कर सकते हैं। तो इसका मतलब अब इन्हें ज्यादातर ह्यूमन फॉर्म में ही रहना पड़ेगा उन जेनोफेजेस से अपने आप को बचाने के लिए। और अब जैसा कि एडी को ये बात तो समझ में आ चुकी थी कि उसके साथ में कनेक्शन के आने पर ही उसके सिम्बियोट में जो कोडेक्स चमकता है जेनोफेज उसके पीछे आ सकता है, तो वो कहता है कि ये घोड़ा कैसा रहेगा। एंड देन यहाँ पर वेनम यानी कि सिम्बियोट जो है वो एक हॉर्स में जाकर के हॉर्स मॉर्फ बन जाता है, जिसके बाद में ये तगड़ा घोड़ा फटाफट से एडी को लेकर जाने लगता है न्यूयॉर्क। लेकिन इसी जर्नी के बीच में यहाँ पर रेक्स और उसके सोल्जर्स उस पर हमला कर बैठते हैं। अब इसी हमले के बीच में वो गिर पड़ता है पानी में, जहां पर वो अपने कुछ और रूप भी चेंज करता है, एक बार मछली में आकर, एक बार मेंढक में आकर, और फिर वापस से एडी के ह्यूमन फॉर्म में ही रहता है ताकि जेनोफेज उसका पीछा ना कर सके। अब काफी दूर निकल जाने के बाद में ये लोग एक फैमिली के पास पहुंचते हैं। यहाँ पर उसे मार्टिन नाम का एक शख्स मिलता है जो कि बताता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ में एरिया 51 जा रहा हूँ। एरिया 51 एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर यूएस मिलिट्री एलियंस के ऊपर रिसर्च करती है और मैं एलियंस को देखना चाहता हूँ, दैट इज वाई मैं वहां पर जा रहा हूँ। तो एडी कहता है कि ठीक है मुझे न्यूयॉर्क तक छोड़ देना, तो वो भी अब उसे गाड़ी में बैठा करके वहां तक ले जाने के लिए मान जाता है। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि शहर में पहुंचने के बाद उसके कपड़े बहुत ही ज्यादा बेकार लग रहे थे, तो वहीं पर मौजूद एक शख्स के ब्लैक सूट टैक्सीडो सूट को हासिल कर लेता है, और जब वहां से गुजर ही रहा होता है तो पुलिस भी वहीं पर होती है, तो उनसे बचने के लिए वो पहुंच जाता है एक कसिनो के अंदर जहां पर वेनम भी उसके साथ में गेम्स खेलने लगता है। वेल रोकड़ा जीतना किसे नहीं पसंद है, अब चाहे वो ह्यूमन हो या चाहे सिम्बियोट, तो यहाँ पर वो अच्छा खासा खेल खेलता है। लेकिन तभी मैडम चैन उसे दिखाई पड़ती है। अब मैडम चैन को हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में देखा था, तो यहाँ पर जैसे ही आईडी को देखती है बहुत ज्यादा खुश हो जाती है एंड देन वो उसे अपने घर ले जाती है। घर ले जाने के बाद में वो उससे डांस करने की इच्छा जाहिर करती है। खैर एडी ऐसा करना नहीं चाहता था, मगर डांस के लिए तो भाई साहब अपना वेनम हमेशा से ही तैयार था। इनफैक्ट मूवी का नाम ही वेनम द लास्ट डांस है, इसलिए जैसे ही वो अपने सिम्बियोसिस वाले फॉर्म में आता है तो यहाँ पर जेनोफेज पहुंच जाती है उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में पता लगाते हुए। यहाँ पर अच्छा खासा फाइट सीक्वेंस आता है, लेकिन वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन इसके ह्यूमन फॉर्म को भी यहाँ पर रेक्स के सोल्जर पकड़ करके ले जाते हैं, वो भी सीधा एरिया 51 में। अब जहां एक तरफ वेनम को एरिया 51 ले जाया जा रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ मार्टिन भी एरिया 51 में पहुंच चुका होता है एलियन को देखने के लिए। अब यहाँ पर वेनम का जो कलर था वो ब्लैक था, दैट इज वाई जब भी एडी ब्रॉक की बॉडी के साथ वो मिलता था तो काले कलर का वेनम रेडी होता था, लेकिन यहाँ पर मुलिगन की बॉडी के साथ में जब सिम्बियोट कनेक्ट होता है तो वो ग्रीन कलर का था, दैट इज वाई यहाँ पर वो ग्रीन कलर में दिखाई पड़ता है। दिखने में तो ये भाई साहब भी बहुत ज्यादा खतरनाक था। इनकी आपस में बातचीत होती है कि जेनोफेज किसी भी वक्त वेनम की बॉडी से कोडेक्स को निकालकर नल तक पहुंचा देगा, नल पूरी दुनिया में तबाही मचा देगा। अब हुआ ये था कि रेक्स नहीं चाहता था कि इस सिम्बियोट को वापस उसका होस्ट मिले, इसीलिए वो एडी को गोली मार देता है, मगर मौका रहते ही यहाँ पर वेनम फिर से एडी की बॉडी में चला जाता है और जैसे ये दोनों मिलते हैं तो यहाँ पर जेनोफेजेस को इनकी लोकेशन का पता पड़ जाता है, तो वो भी एरिया 51 में आकर के तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ डॉक्टर पेन एक चाल चलती है, इस एरिया 51 में जितनी भी सिम्बियोसिस यानी कि सिम्बियोट्स मौजूद होते हैं उन्हें खोल देती है ताकि वो वेनम की मदद कर सके और जेनोफेज के खिलाफ एक बड़ी जंग लड़ सके। मगर वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि छोटे मोटे सिम्बियोट्स को तो पकड़कर यूं ही खा जाता था। खैर वेनम कैसे तैसे करके उससे अपना पीछा छुड़वाता है, एक दूर जगह पर पहुंचता है, लेकिन जैसे उसे मालूम चलता है कि मार्टिन और उसकी फैमिली भी एरिया 51 में एलियन को देखने के लिए आई थी, तो अब कहीं वो लोग मारे ना जाएं, इसलिए वो अगेन वेनम बनता है और इनकी मदद करने के लिए आता है, लेकिन जेनोफेज फिर से उस पर हमला कर बैठती है। अब यहाँ पर इन दोनों की अगेन बहुत जबरदस्त फाइट होती है, अच्छे खासे CGI VFX का इस्तेमाल हुआ है। वेल ये तो हॉल प्रिंट था, लेकिन जैसे इसका 1080p प्रिंट आएगा मैं आप लोगों के लिए इसे जरूर लेकर आऊंगा। नाउ कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, लड़ाई अच्छी खासी चली रही होती है और जो जेनोफेज था वो बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रहा था, दैट इज वाई यहाँ पर वेनम उसे कहता है कि इन्हें खत्म करने का अभी आखिरी मौका है।
तो अब यहाँ पर क्या करता है वो कि जितने भी सिम्बियोट्स होते हैं उन्हें अपने अंदर मिला लेता है, अपने साइज को बहुत ज्यादा बड़ा कर लेता है और फिर जेनोफेज के साथ फाइट स्टार्ट करता है। हालांकि इस वक्त तक जेनोफेज ने चिल्ला करके नल तक ये सिग्नल पहुंचा दिया था कि कॉडेक्स यहीं पर मौजूद है और मुझे हेल्प चाहिए। तो उस क्लिंटार वाले पोर्टल में से बहुत सारे जेनोफेजेस यहाँ पर आ जाते हैं। हमला बहुत तगड़ा होता है, बहुत जबरदस्त फाइट होती है। लेकिन अब क्योंकि सारे सिम्बियोट्स इनफैक्ट वेनम जिसके पास कॉडेक्स की ताकत है वो बहुत बड़े साइज का होकर के इन सभी को अपने अंदर फंसा लेता है और एक बहुत ही तगड़े वाले एसिड के ट्रक के पास पहुंचकर नल फोड़ देता है, जिससे उनके ऊपर बहुत सारे एसिड की रेन होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से सारे के सारे ये मारे जा रहे होते हैं। इसी बीच डॉक्टर पेन के पास में एक कंटेनर और था जिसके अंदर स्कॉन नाम का एक सिम्बियोट था जो कि डॉक्टर पेन की बॉडी के साथ में कनेक्ट हो जाता है, जो कि बाकी लोगों और अपने असिस्टेंट को बचाकर वहां से निकाल लेती है। खैर इस बड़ी जंग में वो सारे जेनोफेजेस तो तबाह हो जाते हैं, मगर वेनम के चले जाने की वजह से एडी की बॉडी पूरी तरीके से टूट फूट चुकी थी। अब उसका इलाज चलता है, जहां पर हॉस्पिटल में उससे मिलने के लिए एक कमिश्नर भी आता है और बताता है कि तुम्हारी मदद से जो इतना बड़ा खतरा दुनिया पर आने वाला था वो बच गया, यानी कि जो जेनोफेजेस थे उन्होंने हमारी दुनिया को खत्म नहीं किया, तो मैं तुम्हारे ऊपर से जितने भी चार्जेस जो लगे हुए थे वो हटाता हूँ और आज से तुम एक आम नागरिक की तरह अपनी जिंदगी जी सकते हो। इस मूवी के एंड में हम देख पाते हैं कि किस तरीके से वेनम के ना होने पर उसे उसकी यादें आती हैं और इन्हीं यादों के साथ में मूवी यहीं पर खत्म होती है। अब मूवी के अंदर टोटल 2 पोस्ट क्रेडिट सीन है, मगर मेरे पास जो प्रिंट है उसमें सिर्फ इसका एंड क्रेडिट सीन ही है, पोस्ट वाला छूट गया, मगर फिर भी मैं वो आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली एंड क्रेडिट में हम ये देख पाते हैं कि नल का एक्चुअल फेस में दिखाई पड़ता है और वो कहता है कि अब इस दुनिया यानी कि अर्थ 616 पर आकर वेनम को मैं खत्म कर दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम चल चुका है कि कॉडेक्स मिलेगा कहां पर। अब आता है पोस्ट क्रेडिट सीन, जिसके अंदर होता यह है कि वो क्लब वाला बंदा जिसे रेक्स एरिया 51 में लेकर के आया था, वो उस तबाही को देख करके बहुत ज्यादा हैरान परेशान हो चुका था। इनफैक्ट उससे वहां पर वो छोटा सा वेनम का टुकड़ा भी दिखाई पड़ता है जो कि पेमेंट करते टाइम वो छूट गया था वहां पर, यानी कि इसके अगले आने वाले पार्ट्स में ये छोटा टुकड़ा बड़ा होकर के वेनम बनेगा या फिर इस वाले नए होस्ट को बनाएगा अपना नया कंपैटिबल पार्टनर और फिर ये बन करके भिड़ेंगे सीधा नल से। और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। आई होप गाइस की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, और अगर आया है देन प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि वीडियो क्लिप से बनाने का रिस्क इंडिया में मैं ही ले रहा हूँ और कोई भी क्रिएटर इस तरीके का रिस्क अपने चैनल पर बिल्कुल नहीं उठाता है, क्योंकि उन्हें सिर्फ व्यूज से मतलब है, आप लोगों के एंटरटेन से उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता, बट मुझे पड़ता है। दैट इज वाई ये रिस्क मैं आप लोगों के लिए उठाता रहता हूँ। तो चलो यार, इसी रिस्क के चक्कर में ही एक सब्सक्राइब ठोक दो चैनल पर। इसके बाद में ऐसे ही एक और बेहतरीन वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।